नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की आज ताशकंद में बैठक, प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शरीक। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से एनएसजी की सदस्यता के बारे में कर सकते हैं बातचीत। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने आज एक ही उड़ान में 20 सैटेलाइट को पहुंचाया अंतरिक्ष में। 10 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करने के अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आज उपचुनाव के लिए मतदान जारी, मतदाताओं में काफी उत्साह। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी चुनावी मैदान में, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिल रही है कड़ी टक्कर। महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से को राज्य के लोकायुक्त से बड़ी राहत, पीए रिश्वत कांड में मिली क्लीन चिट। अब बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे जमीन सौदे के मामले की जांच। और टीम इंडिया के कोच के लिए साक्षात्कारों का सिलसिला जारी, फिलहाल अनिल कुंबले को माना जा रहा है प्रबल दावेदार। 24 जून को हो सकता है नाम का ऐलान। एनएसजी देशों में भारत को शामिल किए जाने को लेकर चीन के विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल होने ताशकंद और उज्बेकिस्तान जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी की मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी हो सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम इस दौरान एनएसजी पर चीन का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे। सियोल में फिलहाल एनएसजी देशों की बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि इस दौरान भारत के सदस्यता पर बात हो सकती है। वही खबर है कि 23 और 24 को एनएसजी की समग्र बैठक में भारत की सदस्यता पर जोर लगाने के लिए विदेश सचिव एस जयशंकर को भी सियोल भेजा जा सकता है, जहां एनएसजी की बैठक है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कल संसद को बताया कि पाकिस्तान ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता हासिल करने के भारत के प्रयास को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया है। अजीज ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की योग्यता और बिना भेदभाव के आधार पर एनएसजी सदस्यता हासिल करने की मजबूत स्थिति है। उन्होंने कहा, हम भारत की परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह सदस्यता के खिलाफ सफल प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये टिप्पणियां ऐसे समय की जब सोल में इस सप्ताह 48 सदस्यीय एनएसजी की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में भारत और पाकिस्तान के आवेदनों पर विचार होना है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से एक ही उड़ान में एक साथ 20 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च कर नया कीर्तिमान रचा है। इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की ये उड़ान सुबह 9:26 पर लॉन्च की गई। अपनी 36वीं उड़ान में पीएसएलवी ने अपने एक सैटेलाइट के साथ 19 दूसरे सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। इसरो ने 20 सैटेलाइटों को एक साथ लॉन्च करके अपने पहले 10 सैटेलाइटों के लॉन्चिंग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पीएसएलवी C-34 के 20 सैटेलाइटों में से 17 कमर्शियल सैटेलाइट है, यानी 17 सैटेलाइट दूसरे देशों के हैं जिन्हें भेजने के लिए इसरो ने उन देशों से फीस ली है। इसके अलावा 2 सैटेलाइट देश के 2 शिक्षा संस्थानों के हैं। इस लॉन्चिंग में एक सैटेलाइट कॉटोसैट 2 सीरीज का इसरो का अपना है। महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से को राज्य के लोकायुक्त से बड़ी राहत मिली है। मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कथित रिश्तों और जमीन सौदा घोटाले के आरोपों की वजह से देवेंद्र फडणवीस सरकार से इस्तीफा देने वाले खड़से को पीए रिश्वत कांड में साफ सुथरा करार दिया गया है। राज्य लोकायुक्त ने खड़से को उनके पीए गजानन पाटिल रिश्वत कांड से बरी करते हुए क्लीन चिट दी। लोकायुक्त ने इस बारे में पूर्व मंत्री के खिलाफ की गई शिकायत को भी खारिज कर दिया। फैसले में कहा गया है कि पीए की ओर से रिश्वत मांगने के मामले में पूर्व मंत्री की कोई भूमिका नहीं है। अब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ खड़से के एमआईडीसी जमीन सौदे के मामले की जांच बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज डीएस जोटिंग को सौंपी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आज उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती खुद राज्य विधानसभा में एंट्री के लिए यहां चुनावी मैदान में उतरी हैं, जबकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवारों से उन्हें कड़ी टक्कर मिली है। वोटिंग को लेकर आतंकियों की धमकी को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सुबह से ही मतदाताओं में वोटिंग को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद यहां उपचुनाव की नौबत आई है। सत्तासीन होने के बाद सीएम महबूबा मुफ्ती का ये पहला इम्तिहान भी है।
अनंतनाग में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अनंतनाग में बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों के वोट भी है और ये आतंक प्रभावित हिस्सों में भी आता है। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी के एक और विधायक पर विवादों का साया मंडराने लगा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ने और जीत हासिल करने वाली पार्टी के मटिया महल इलाके के विधायक आसिम अहमद खान पर एक बिल्डर ने रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। यही नहीं, आरोप है कि विधायक ने कल रात पैसे देने से इनकार करने पर बिल्डर की पिटाई भी की। मटिया महल इलाके के निवासी और बिल्डर सरफराज का कहना है कि करीब 1 साल पहले आसिम जब मंत्री पद पर थे तब इलाके में एक बिल्डिंग बनाने की एवज में एक विधायक ने 15 लाख रुपए की मांग की थी। सरफराज के मुताबिक उन्होंने 15 लाख में से पहली किश्त के तौर पर 4 लाख रुपए आसिम को भी दे दिया था, जबकि बाकी के 11 लाख के लिए आसिम लगातार उस पर दबाव बना रहे थे। समाजवादी पार्टी में कौमी एकता दल के विलय और उसके नेता मुख्तार अंसारी के आने से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नाराज हो गए। इसकी गाज मीडिएटर बलराम सिंह यादव पर गिरी और यूपी सरकार से उनका पत्ता कट गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिना वजह बताए कैबिनेट मंत्री के पद से उनकी छुट्टी कर दी। जौनपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में अखिलेश ने इस बारे में कहा कि सपा कार्यकर्ता अगर ठीक काम करे तो दूसरी पार्टी को कोई जरूरत नहीं। जब यूपी में सपा के कई धड़े कौमी एकता दल का पार्टी में विलय होने पर जश्न मना रहे थे, उस समय सीएम अखिलेश यादव की इस सियासी उठापटक से नाखुशी ने पार्टी में हलचल मचा दी। रेप के आरोप में जेल में बंद धार्मिक गुरु आसाराम बापू की 2300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कथित अघोषित संपत्ति की खबर सामने आई है। आयकर विभाग ने इस बारे में जांच के बाद ये बात कही है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की जांच में सामने आया है कि आसाराम बापू के पास 2300 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति है। इस आधार पर आयकर विभाग ने आसाराम बापू के चैरिटेबल संस्थानों को टैक्स में दी जाने वाली राहत को बंद किए जाने की सिफारिश की है। इस साल फरवरी में संसद में पेश रेल बजट आखिरी हो सकता है। ऐसा हुआ तो सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री हो जाएंगे। नीति आयोग की सिफारिश के बाद मोदी सरकार ये बड़ा कदम उठा सकती है। सूत्रों के अनुसार नीति आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपे अपने 20 पन्ने के नोट में इस उच्च स्तरीय सालाना कार्यक्रम को बंद करने के पक्ष में सिफारिश की है। पीएमओ ने इस हाई प्रोफाइल आयोग से रेल बजट को लेकर उसकी राय मांगी थी। अपने नोट में विवेक देबराय के नेतृत्व में गठित आयोग के पैनल ने कहा है कि ब्रिटिश राज से चले आ रहे इस रेल बजट की परंपरा को जारी रखने की कोई खास जरूरत नहीं है। नोट में रेल बजट को आम बजट में ही शामिल करने के लिए एक विस्तृत योजना भी दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में नोटिस जारी किया है। निदेशालय ने वाड्रा की कंपनी को 24 जून तक जवाब देने का वक्त दिया है। ईडी ने वाड्रा की कंपनी को इस जुड़े दस्तावेज सौंपने के लिए भी कहा है। दरअसल वाड्रा की कंपनी स्काइलाइट हॉस्पिटैलिटी और डीएलएफ के बीच लेन देन की ईडी पिछले काफी समय से खंगाल रहा था। ये पूरा लेन देन का मामला राजस्थान के बीकानेर में स्काइलाइट कंपनी द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी के मालिकान हक को ट्रांसफर करने से जुड़ा है। पिछले महीने ही वाड्रा की जमीन से जुड़े मामले में ईडी ने छापेमारी की थी। पठानकोट पर फिर हमला हो सकता है। संवेदनशील पठानकोट एयरबेस के करीबी गांव में आतंकवादी छिपे हुए हैं। ये कहना है गृह मामलों पर संसद की स्थायी समिति का। समिति ने कहा कि सरकार को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। समिति अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास सुरक्षा बंदोबस्त की समीक्षा करने जम्मू पहुंची और इससे पहले उसने पठानकोट का दौरा किया था। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि पठानकोट से लौटने के बाद हमने सरकार के सामने अपने सुझाव रखे और कहा कि पठानकोट पर फिर हमला हो सकता है। गांव वालों ने हमें बताया कि कुछ आतंकवादी अब भी वहां के गांव में छिपे हुए हैं। पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले टीम इंडिया के कोच पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। टीवी रिपोर्ट्स के अनुसार कुंबले ने सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर के पैनल को सबसे अधिक प्रभावित किया। कुंबले भारत के सबसे सफल गेंदबाजों में शुमार रहे हैं। उन्होंने 132 टेस्ट मैचों में 619 विकेट हासिल किए हैं। इससे पहले कुंबले के अलावा पूर्व क्रिकेटरों प्रवीण आमरे और लालचंद राजपूत ने बीसीसीआई की 3 सदस्यीय समिति के सामने अपनी प्रस्तुति पेश की। समिति ने शहर के एक होटल में भारतीय कोच के लिए साक्षात्कार लिए थे। तेंदुलकर ने लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसमें हिस्सा लिया। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।